तो मान लो सेंटर ऑफ मास ये है, तो ऑब्जर्वर अब यहाँ पर आके बैठो, यहाँ पर आके बैठता है तो उसको ऐसा दिखता है कि अगर इसका मास बी ए अपॉन बी बी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0.12। करेक्ट आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 0.125। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है बीटा, बीटा की वैल्यू निकालना है। बीटा की जो वैल्यू होगी जो बनेगी 2r। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो एमएससी फिजिक्स एंट्रेंस पीवाईक्यू सीरीज में मैकेनिक्स का आज ये फोर्थ लेक्चर है और इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे जामिया मिलिया इस्लामिया के 2017 और 18 में आए हुए क्वेश्चंस। और ये मैकेनिक्स का आज आखिरी लेक्चर होगा जामिया के ऊपर। इसके बाद हम न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, दैट वुड बी इलेक्ट्रोस्टैट्स, या आप बोल सकते हैं ईएमटी, है ना। नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे ईएमटी। पहले हम जेएमआई के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको कवर करेंगे। जेएमआई के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे एएमयू के, एंड देन फिर पंजाब और जितनी भी यूनिवर्सिटीज जिनके पहले एग्जाम आते रहेंगे उनके हम करते रहेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो भी स्टूडेंट्स किसी भी एमएससी फिजिक्स एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, जो अभी रिमेनिंग है, तो वो ये क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तेजपुर यूनिवर्सिटी की तो आपको जामिया के क्वेश्चंस नहीं करना चाहिए। तो क्वेश्चन तो सेम ही रहेंगे फिजिक्स के, है ना, तो वो घूम फिर के कहीं भी आ सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस भी तुम्हारी प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लेक्चर को कंटिन्यू करें उसके पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए। देखिए भाई, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर बोला गया है एन एग्जांपल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, कौन सा होगा इनमें से? तो कंजर्वेटिव फोर्स वो होते हैं जिनके लिए यदि आप एक क्लोज लूप के अंदर अगर उनके लिए वर्क की वैल्यू निकालें तो वो कितनी आ जाती है, 0। यानी कि उनका लाइन इंटीग्रेशन कर दें उस फोर्स का क्लोज लूप के अंदर, तो वो क्या वैल्यू दे देता है, 0 वैल्यू दे देता है। तो उसको हम कहते हैं कंजर्वेटिव। और कंजर्वेटिव फोर्स का कर्ल भी करोगे तो वो भी कितना आता है, 0 आता है। अब यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव होता है। मैग्नेटोस्टैटिक्स जो होता है वो कंजर्वेटिव होता है। इसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो होता है कंजर्वेटिव होता है। पर जो विस्कस फोर्स है, विस्कस फोर्स मतलब शान बल जिसको हिंदी में कहते हैं, वो शान बल वो क्या होता है, वो नॉन कंजर्वेटिव होता है। आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा डी, यानी कि विस्कस फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोट्रॉपी ऑफ स्पेस गिव्स। आइसोट्रॉपी जो है, देखो होमोजेनिटी ऑफ स्पेस वो देता है हमें लीनियर मोमेंटम। ये में कहां से आता है, होमोजेनिटी से। होमोजेनिटी, एनर्जी कहां से आता है, टाइम से, होमोजेनिटी ऑफ टाइम। और एंगुलर मोमेंटम जो आएगा वो कहां से आएगा, आइसोट्रॉपी से। आइसोट्रॉपी से क्या मिलता है हमें, एंगुलर। तो ये कहां से आता है, आइसोट्रॉपी। और आइसोट्रॉपी हमें बताता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंट। तो सेकंड ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का ये, इन अ कॉलिजन ऑफ टू फंडामेंटल पार्टिकल, सेंटर ऑफ मास फ्रेम का मतलब क्या हुआ कि लेट सपोज एक फ्रेम ऐसे है, ये लेबोरेटरी फ्रेम है, जब ऑब्जर्वर यहाँ पर बैठा, तो उस केस में आप लिखते हो अगर इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इसका वेलोसिटी u1 है, इसकी वेलोसिटी u2 है, तो आप क्या लिखते हैं इसके केस में, आप लिखते हैं m1 u1 प्लस m2 u2, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं। और दूसरा केस जो होता है जब सेंटर ऑफ मास पर आके बैठ जाए ऑब्जर्वर, तो मान लो सेंटर ऑफ मास ये है, तो ऑब्जर्वर अब यहाँ पर आके बैठा हुआ है, यहाँ पर आके बैठता है तो उसको ऐसा दिखता है कि अगर इसका मास m है, m1 है, और इसकी जो वेलोसिटी है जब यहाँ से देख रहा है तो u1 प्राइम हो गई। अब इसको ऐसा दिखेगा कि यहाँ से ये जो पार्टिकल है इसकी तरफ ही आ रहा है। तो जो नेट मोमेंटम है, नेट मोमेंटम, नेट मोमेंटम का मतलब कि m1 u1 प्राइम, m1 u1 प्राइम और m2 u2 प्राइम, m1 u1 प्राइम और माइनस m2 u2 प्राइम ये होगा, और इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाती है, 0 के। जब ऑब्जर्वर सेंटर ऑफ मास पर आके बैठ जाता है तो जो नेट मोमेंटम है, चाहे वो कॉलिजन के पहले का है चाहे वो कॉलिजन के बाद का है, वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो लीनियर मोमेंटम 0 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का ये, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल A is twice the excess pressure inside soap bubble B। सोप बबल के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2T/R इनसाइड प्रेशर के लिए। तो यहाँ पर हमें बोला है PA is twice of PB, PA is twice of PB। तो यहां से हम निकाल लेंगे रेडियस। तो रेडियस कैसे आ जाएगी, P की रेसिप्रोकल है, यानी कि ये आ जाएगा RB ओवर RA। RB ओवर RA की वैल्यू आ गई, RB ओवर RA कितना आ गया, 2R। रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ बी बबल B A टू B, तो वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। अब जो वॉल्यूम है इनको स्पेरिकल हम मानते हैं, इनकी जो शेप है, तो ये कितना हो जाएगा, 4/3
ये कितना हो जाएगा 4/3 पाई r a क्यूब, और ये वाला कितना हो जाएगा 4/3 पाई r b क्यूब। तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से बनेगा RA/RB और इसका करना है क्यूब। तो RB/RA की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो RA/RA की RB की वैल्यू हो जाएगी 1/2 और 1/2 का क्यूब करोगे तो हो जाएगा 1/8। यानी कि VA/VB की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0.125। करेक्ट आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 0.125, दैट इज ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेन ड्रॉप अक्वायर्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी ड्यू टू, जब जो पानी की बूंद है वो जैसे ही अर्थ की सरफेस के पास आती है या सरफेस के पास आती है तो विस्कोसिटी ऑफ एयर, है ना, विस्कोस फोर्स ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एयर की वजह से उसकी जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म हो जाती है। तो ड्यू टू फोर्स ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एयर, उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है यूनिफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इन एयर अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल फॉल्स टू द ग्राउंड विद अ टर्मिनल वेलोसिटी। देखो टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम वेलोसिटी है। टर्मिनल वेलोसिटी वेलोसिटी इज मैक्सिमम वेलोसिटी इज मैक्सिमम वेलोसिटी। ठीक है, अब हमें बोला है कि टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ, जब वो सॉलिड स्फीयर की बॉल एयर में है तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, और जब ये एयर के अंदर होगी तो इसका जो डाउनवर्ड फोर्स है, इसका जो खुद का वेट है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो किसके बराबर हो जाएगा, बायोन्सी फोर्स जो लगेगा या विस्कस फोर्स लगेगा उसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यदि इसको वैक्यूम में हम गिरा रहे हैं, वैक्यूम में हम गिरा रहे हैं तो उस केस में जो फोर्स है वहां पर ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा वैक्यूम में, इसके ऊपर जो विस्कस फोर्स है वो लगेगा नहीं। विस्कस फोर्स नहीं लगेगा तो फिर कोई भी टर्मिनल वेलोसिटी इसकी कोई होगी नहीं। तो द बॉल विल कीप एक्सेलरेटिंग, इट विल नॉट अटेन टर्मिनल वेलोसिटी, तो इसकी कोई भी टर्मिनल वेलोसिटी नहीं होगी। मैं लिख देता हूं, व्हेन बॉल फॉल्स इन वैक्यूम it only has gravitational force, hence there is no terminal velocity, तो इसकी कोई भी टर्मिनल वेलोसिटी नहीं हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। An air bulb of diameter 2 mm rises steadily with uniform velocity of 0.35 centimeter per second through a liquid, relative density उसकी दे रखी है। अप्रोक्सीमेट वेलोसिटी निकालनी है किसके अंदर, कैलकुलेट अप्रोक्सीमेटली द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड की वेलोसिटी निकालनी है। तो ये जो केस है ये कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर एयर बबल बना लेते हैं पहले हम, एयर बबल ऑफ डायमीटर 2 mm राइजेस स्टेडीली विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एयर बबल, और इसका जो डाया है वो हमें गिवन है 2 mm। तो डाया हमें गिवन है इसका कितना है 2 mm डाया, 2 mm, और ये किस वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, ये वेलोसिटी इसकी गिवन है 0.35 और सेंटीमीटर पर सेकंड, ये इसकी स्पीड है। रिलेटिव डेंसिटी यानी कि वाटर के रेस्पेक्ट में इसकी डेंसिटी दे रखी है रो आर, लिख देता हूं मैं इसको, और ये वैल्यू है 1.75। 1.75 का मतलब हो गया जो रो बबल है, बबल, उस बबल की डेंसिटी हो जाएगी 1350, 1750, कितनी हो जाएगी 1750 kg पर मीटर क्यूब। नेग्लेक्ट द डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल पुल ऑन द बबल, कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेटली द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे कौन सा लॉ, बॉयंसी फोर्स का जो लॉ है, हाइड्रोस्टैटिक लॉ, या जिसको हम बोलते हैं फ्लोटेशन लॉ, वो हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो वेट ऑफ बबल उसको हम किसके बराबर कर देंगे, बायोन्सी फोर्स, और बायोन्सी फोर्स और विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 6 पाई ईटा आर पी, 6 पाई ईटा आर पी। कैलकुलेट अप्रोक्सीमेटली द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड, वेलोसिटी नहीं आएगा ये वेलोसिटी पॉइज में कैसे आएगी, विस्कोसिटी होगा यहाँ, ये विस्कोसिटी करो इसको, वेलोसिटी नहीं होगा, ये मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, विस्कोसिटी होना चाहिए।
तो वेट किसके बराबर हो जाएगा? वेट हो जाएगा mg, और mg को आप कैसे लिख सकते हैं? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, और डेंसिटी ऑफ बबल इंटू जी, जी हो जाएगा ना, और ये कितना हो जाएगा? 6 पाई ईटा आर बी। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है ईटा, ईटा की वैल्यू निकालनी है। तो ईटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो बनेगी 2r स्क्वायर रो बी जी अपॉन, ये किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा 9, 3 दूनी 6, और ये हो जाएगा 9, 9 होगा ना, एक मिनट देखने दो, ये हाँ 9 हो जाएगा, 9 और बी, इसको काट लो ना, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, थीटा निकालना है आपको, तो हाँ 2r क्यूब, ठीक है। 2r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 है ये डायमीटर, तो 1 mm रेडियस हो जाएगी, तो इसको आप कर दोगे 1 × 10⁻³ और स्क्वायर। रो बी की वैल्यू कितनी हो गई? वो हो गई 1750, और जी की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 9.8, और नीचे आ जाएगा 9, और वेलोसिटी को आपको मीटर में कन्वर्ट कर लेना, तो ये हो जाएगा 0.35 × 10⁻², ये वेलोसिटी होगी। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 11 पॉइंट्स, आंसर आएगा 11 पॉइंट्स, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 11 पॉइंट्स। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालना है आंसर कुल मिला के, मीटर में नहीं निकालना है। पॉइंट्स जो है वो सीजीएस यूनिट में बनेगी, इस वहां से आंसर है आपको इसका निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस 0.2 mm इज डिप्ड वर्टिकली इन वाटर, सरफेस टेंशन दिया है, हाइट टू विच द वाटर राइज इन द ट्यूब। तो ये फॉर्मूला होता है H = 2t cos थीटा अपॉन r, और ये हो जाएगा कितना? g, r g और रो। तो h, तो t की जो वैल्यू है वो कितनी है? 0.0758 t की वैल्यू है। वर्टिकली वाटर आ रहा है, वर्टिकली आ रहा है, इसका मतलब ये cos कितना हो गया? 0 डिग्री हो। उसके बाद r की जो वैल्यू है वो कितनी है? 0.2 mm, तो 0.2 इंटू ये हो जाएगा 10⁻³ जी की वैल्यू 9.8, और रो वाटर, वाटर के लिए जी की वैल्यू हो गई 1000। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहां से आपके पास आंसर बनेगा, ये बनेगा 75 mm। तो आंसर आपके पास हो जाएगा 75 mm। बी ऑफ मास 10 ग्राम एंड 20 ग्राम रिस्पेक्टिवली मूव्स ऑन एक्स एक्सिस टुवर्ड्स ईच अदर विद इक्वल स्पीड। तो बॉल है, एक ये है और एक ये है, एक का मास है 10 ग्राम और एक का मास है 20 ग्राम, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं इक्वल स्पीड से, दोनों कोलिजन हो जाता है, दोनों का मास ऐड हो जाता है, यानी कि 30 ग्राम, तो इसकी वेलोसिटी हो जाती है लेट्स सपोज v। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है पहले, तो ये हो जाएगा 10u - 20u, और ये हो जाएगा 30v। तो यहाँ से v की वैल्यू आप क्या लिख लोगे? ये v की वैल्यू लिख लोगे -1/3 और u, ये लिख लोगे। तो आपको निकालना है कि कितना परसेंट लॉस हो गया, लॉस निकालना है आपको। कैसे निकाल सकते हो? सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी आफ्टर निकाल लो, आफ्टर कॉलिजन के ई फाइनल, तो फाइनल जो आएगी वो कितनी आएगी? हाफ m1 + m2 और v स्क्वायर। m1 कितना है 10, m2 कितना है 30, तो ये हो जाएगा 30g/2, और v की वैल्यू आई है 1/, तो ये आ जाएगा u²/9। इसको अभी कुछ करना मत, और इनिशियल जो है वो आ जाएगी कितनी? हाफ m1 u1² m2 u2², तो दोनों का जो u है वो सेम हो गया, तो m1 + m2 कर दो, यानी कि ये भी कितना हो जाएगा? 30g, और ये हो जाएगा u²। ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी। तो आपको लॉस निकालना है परसेंटेज में, तो परसेंटेज में लॉस कैसे निकालोगे? के ई इनिशियल माइनस के ई फाइनल ऑन के ई इनिशियल। तो जब लॉस निकालोगे तो लॉस की जो वैल्यू आएगी, मेरे पास जो आंसर है के अकॉर्डिंग आपका आंसर आना चाहिए 88.88%, यानी कि 89%। तो ये आंसर आना चाहिए आपका 89%, जो कि ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। बर्नौलीज थ्योरम इज बेस्ड ऑन, बर्नौलीज थ्योरम किस पे बेस्ड होती है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर, जबकि जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है वो बेस्ड होती है कंजर्वेशन ऑफ मास। वुडन क्यूब ऑफ वॉल्यूम 125 ml, एक वुडन क्यूब है, ऐसे दिया हुआ है, ये वुडन क्यूब है, ठीक है, और वुडन क्यूब का जो वॉल्यूम दिया हुआ है वो दिया हुआ है 125 ml। ए क्यूब अगर वॉल्यूम की साइड 1 ए है
तो ए क्यूब की वैल्यू हो गई 125, तो यहाँ से ए की वैल्यू हो गई आपके पास, और ये सरफेस ऑफ वाटर पे फ्लोट कर रहा है, लेट सपोज ये ऐसे फ्लोट कर रहा है, लेट सपोज इतना हिस्सा इसका पानी के अंदर गया, ठीक है। बायोन्सी की कंडीशन लगाओगे तो वेट ऑफ ब्लॉक, वेट ऑफ क्यूब, वेट ऑफ क्यूब इक्वल्स टू होगा वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। वेट ऑफ क्यूब किसके बराबर होगा, जी से जी तो दोनों साइड कैंसिल हो, तो ये किसके बराबर होगा, मास, मास किसके बराबर होगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम, वॉल्यूम पूरे क्यूब का लेना पड़ेगा, तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ क्यूब, और यहाँ पर क्या लोगे, यहाँ पर कौन सा वॉल्यूम, ये वाला वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा, ये कंसिडर होगा ये वॉल्यूम और जितनी हाइट तक है, तो ये एरिया, ये तो एरिया हो गया, तो एरिया कितना हो जाएगा 5 × 5 25, और हाइट कितनी हो जाएगी h हो जाएगी, तो वॉल्यूम और इनटू डेंसिटी किसकी लोगे, वाटर, तो वॉल्यूम जो है वो कितना है 125 ml है, और जो रिलेटिव डेंसिटी दे रखी है अगर वो कितनी लिख दो, डायरेक्ट 0.6 लिख दो, यानी कि डिवाइड करके लिख दो, तो यहाँ से वॉल्यूम जो है उसको आप कैसे लिख दोगे, एरिया इंटू हाइट, जो वॉल्यूम जो जिसमें जितना डूबा हुआ है हिस्सा उसका वॉल्यूम, वो कितना हो जाएगा, एरिया, एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा 5 × 5, तो 25 × h, तो वो हाइट आ जाएगी जिस हाइट तक जो वो क्यूब है वो डूबा हुआ है, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 × 0.6 और ये आ गया 3, तो 3 mm जो है उतना हिस्सा पानी के अंदर है, तो हमें पूछा है कि वॉल्यूम ऑफ वुड आउटसाइड वाटर, पानी के बाहर कितना है वो हमें निकालना है, पानी के अंदर हाइट कितनी आई है, 3 आई है, वॉल्यूम इनसाइड द वाटर, वॉल्यूम इनसाइड वाटर, तो वॉल्यूम इनसाइड वाटर आप कैसे निकालोगे, ये तो एरिया हो गया और उस हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 25 इंटू आपने 3 कर दिया तो कितना आ गया 75, 75 वॉल्यूम ml वॉल्यूम जो है वो पानी के अंदर है, तो वॉल्यूम आउटसाइड कितना होगा, तो वॉल्यूम आउटसाइड, वॉल्यूम आउटसाइड कैसे निकालोगे, 125 में से आप माइनस कर दोगे कितना 75, तो यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा 50 ml, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा कितना, दिस क्वेश्चन सेज दैट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन इज लिंक्ड टू, एंगुलर मोमेंटम, ये क्वेश्चन रिपीट है, जैसे पहला क्वेश्चन हमने किया था, दूसरा क्वेश्चन वहां पर आपको बताया था मैंने आइसोट्रॉपी ऑफ स्पेस, तो यहाँ पर भी क्या आएगा आइसोट्रॉपी ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। दिस क्वेश्चन सेज दैट अ प्लैनेट मूव्स, अ प्लैनेट हैज मास इक्वल टू द अर्थ दैट ऑफ अर्थ, तो मास ऑफ प्लैनेट इक्वल्स टू मास ऑफ अर्थ, वैल्यू ऑफ जी ऑफ प्लैनेट जो है वो है 4.9, यानी कि आप इसको लिख सकते हो GE/2, ऐसा लिख सकते हो ना, तो सबसे पहले तो जी जो है वो किसके बराबर होता है, GM/R, यहाँ से आप रेडियस निकाल लो, तो जी प्लेनेट अपॉन जी अर्थ, तो GM ये तो कैंसिल आउट हो रहा है सीधा सीधा, तो यहाँ से बन जाएगा RE² अपॉन RP², तो GP किसके बराबर है, GE/2, तो GE/2 इंटू GE, और ये किसके बराबर हो गया RE/RP, और ये किसमें स्क्वायर में, तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल लो RE/RP की, और वो वैल्यू कितनी आ गई 1/√। तो आपको क्या पूछा है, डेंसिटी पूछी है, डेंसिटी, तो डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी बराबर होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास तो सेम है, यानी कि डेंसिटी रेसिप्रोकल है किसके, वॉल्यूम, तो डेंसिटी ऑफ प्लेनेट इक्वल्स टू हो जाएगा डेंसिटी ऑफ अर्थ, तो अर्थ के लिए होगा 4/3 पाई RE³ और ये होगा 4/3 पाई RP³, ये कैंसिल, तो RE/RP की वैल्यू डाल दो यहाँ पे आप, रो P/ρe, तो ये हो जाएगा 1/√2 और इसका हो जाना है क्यूब, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 35%, कितना आंसर आएगा 35% ऑफ अर्थ डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, यहाँ पर आपको एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला लगाना है, तो एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला 1 - b² ये फॉर्मूला लगाना, आप देखना कौन सा आंसर आ रहा है, शायद सी आना चाहिए, चेक कर लेना। Kepler's second law of planetary motion is linked to angular of conservation of angular momentum, जो ये कहता है कि dA/dt इक्वल्स टू कांस्टेंट, या आप ऐसा कह लो कि कोई इलिप्स है जिसमें एक प्लेनेट मूव कर रहा है सन के चारों तरफ, तो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया वो स्वेप्ट करे, इसको एरियल वेलोसिटी भी कहा जाता है, इसको एरियल वेलोसिटी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कार ट्रेवल्स on straight road of 100 km at uniform velocity 30 km per hour.
फॉर 100 किलोमीटर की जो स्पीड है वो चल रहा है किससे 30 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम निकाल लो इसका, तो इसको मैंने लिख दिया T1, तो ये हो गया 100/30, ये T1 हो गया। द कार देन होल्ड्स फॉर 10 मिनट्स है ये, है ना, 10 मिनट्स। तो T2 की वैल्यू आ गई 10 मिनट्स, 10 को आवर्स में कन्वर्ट करो, ये भी आवर्स आएगा और ये भी आवर्स आएगा। देन फर्दर डिस्टेंस ये कितनी चल रहा है, देन इट ट्रेवल्स फर्दर डिस्टेंस 20 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ का टाइम भी निकाल लो, तो ये आ जाएगा 20/50 किलोमीटर पर आवर, तो ये आ जाएगा 50, ये आ जाएगा T3। तो टोटल टाइम जो उसको लग गया, टोटल टाइम हो गया T1 प्लस T2 और प्लस T3। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस जो चल लिया वो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 100 प्लस 20, 100 प्लस 20, और टोटल टाइम हो गया T1 प्लस T2 प्लस T3। ये सॉल्व कर लेना, आंसर आपको निकालना है चेक करके। ब्लॉक इज एक्सेलरेटिंग डाउन, ब्लॉक इज एक्सेलरेटिंग डाउन। ये कोई ब्लॉक है और ये नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो इस पर mg, यहाँ पर फोर्स लगेगा नीचे की तरफ mg sin 30 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर ये एंगल 30 डिग्री है। ये वाला फोर्स हो जाएगा कितना mg cos 30 डिग्री, ये रिएक्शन फोर्स हो जाएगा, और ये लग जाएगा पीछे कितना म्यू। इसका मैग्नीट्यूड दे रखा है एक्सेलरेशन का, यानी कि चल रहा है तो न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग ma इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, mg sin 30 डिग्री माइनस म्यू r। तो r लिख लो आप, तो आप लिख लो म्यू r। तो ma इक्वल्स टू mg sin 30 डिग्री माइनस म्यू, r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू है mg cos 30 डिग्री। m और m ये कैंसिल हो गया, a की वैल्यू है 0.4g, और यहाँ हो गया g, और sin 30 डिग्री हो जाएगा 0.5 म्यू, और cos 30 डिग्री हो जाएगा √3/2। तो g से g भी कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये भी g है तो ये वाला g यहाँ g लिख देता हूँ मैं, ये g और ये वाला g कैंसिल हो गया। तो आपको म्यू निकालना है, तो म्यू की वैल्यू कितनी हो गई √3/2, और यहाँ 0.5 माइनस 0.4 हो जाएगा, म्यू की वैल्यू हो जाएगी 2/√3, और यहाँ से कितना बचेगा 0.1। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आएगा आपके पास 0. ठीक। तो ये थे क्वेश्चन जामिया के पेपर में आए हुए थे 2017 और 18 के एग्जाम के अंदर। होपफुली जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर जरूर करें।